वेलकम बैक। हम लोग मानव शास्त्र की शाखा पढ़ रहे हैं। तो शाखा में हम लोग शारीरिक मानव शास्त्र देखे, पुरातात्विक देखे, सामाजिक सांस्कृतिक देखे। आज हम व्यवहारिक मानव शास्त्र, जिसको अनुप्रयुक्त भी कहा जाता है या अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी अंग्रेजी में कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसको अर्थ परिभाषा को हम लेते हैं कि मानव शास्त्रीय ज्ञान जो हम प्राप्त किए विषय का, उस ज्ञान का अनुप्रयोग जब हम व्यवहारिक जीवन में करने लगते हैं, कि मान लीजिए विषय का हम ज्ञान प्राप्त किए, तो उसका जो प्रैक्टिकल यूज हम करते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में, तो उसी को हम लोग व्यवहारिक मानव शास्त्र कहते हैं। बस समझ गए ना, कि मानव शास्त्रीय ज्ञान जो अध्ययन किए, उस अध्ययन का फिर यूज करेंगे। तो यूज करेंगे कहाँ? प्रैक्टिकल लाइफ में। तो प्रैक्टिकल लाइफ मान लो सामाजिक समस्या है या विकास कार्यक्रम है, इस तरह का बात होता है ना, तो वो व्यवहारिक मानव शास्त्र में गया। तो इस विषय का उपयोग केवल शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है कि हम शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त किए, डिग्री ले लिए, सर्टिफिकेट ले लिए। तो इसके साथ क्या है कि सामाजिक समस्या को सुलझाने, विकास कार्यक्रम बनाने, नीति निर्धारण और क्रियान्वयन माने इम्प्लीमेंटेशन करने में किया जाता है। चूँकि जनजातीय अध्ययन हम लोग इसमें ज़्यादा करते हैं, तो धीरे धीरे हम बताते चलेंगे कि इसका शुरुआत कैसे हुआ। कि मान लीजिए यदि हम प्रशासन का बात करते हैं, तो अलग अलग समाज है, अलग अलग करचल है, अलग अलग रीति रिवाज है, और कानून हम एक बना दिए पूरे देश में। तो किसका धार्मिक आधार पर या अन्य कारण से वो कानून जो है वो सटीक नहीं बैठता है, तो वैसे समाज में उसका विरोध होने लगता है। तो ये प्रशासन के नीति बनाने में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो हम कानून लागू कर रहे हैं वो कानून सभी समाजों के लिए सटीक होगा कि नहीं होगा। इसका उदाहरण हम आगे देंगे। तो इस प्रकार व्यवहारिक मानव शास्त्र वह शाखा है जिसमें मानवीय ज्ञान को व्यवहारिक रूप से मानवीय समस्याओं, तो मानवीय समस्या बहुत तरह का है। अब साइकोलॉजिकल समस्या है, सोशियोलॉजिकल समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, एजुकेशनल है या प्रशासन का समस्या है, को सुलझाने एवं सामाजिक परिवर्तन को नियोजित रूप से, बहुत अच्छा बात है यहाँ पर कि सामाजिक परिवर्तन को नियोजित रूप से नियंत्रित करने में, कि सामाजिक परिवर्तन एक मुद्दा है। कि मान लीजिए महिला सशक्तिकरण है, जो सामाजिक परिवर्तन का एक पार्ट है। कि भारतीय समाज जो था वो पुरुष प्रधान, जो रूढ़िवादी समाज है, लेकिन संवैधानिक परिवर्तन के कारण महिलाओं को समान अधिकार दिया गया। लेकिन समान अधिकार देने के बावजूद जो व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलता था वैसा नहीं आता था। तो अब जो है उस कारण से शैक्षणिक रूप से हो या किसी अन्य सेक्टर में हो, महिलाओं का जागरूकता बढ़ी है, आगे आई है। तो ये सामाजिक परिवर्तन है। आज महिला घर में नहीं रह रही है, हर जॉब में है, यहाँ तक कि सेना में है। तो धीरे धीरे इस चीज़ का डिमांड होता है समाज के स्तर पर। जैसे मान लीजिए पिछड़ों वर्ग का उत्थान, तो पहले मंडल आयोग का जो है हवा चला था, तो काफ़ी एजिटेशन हुआ, आंदोलन हुआ। तो अब डिमांड था कि जो पिछड़े वर्ग हैं सामाजिक रूप से, उनको थोड़ा आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो वो एक सामाजिक परिवर्तन था। इस सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है कि समाज को जो है समतावादी समाज के रूप में हम स्थापित करें। जो पिछड़े हैं, छूटे हुए हैं, दलित हैं, मुख्य धारा से हटे हुए हैं, उनको जो है हम आगे लाने का प्रयास करें। तो ये परिवर्तन होता रहेगा। तो कोई भी सामाजिक परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को हम पहले से समझ लें कि क्या होने वाला है। तो उसमें समाज में अराजकता या विद्रोह नहीं होता है, इसलिए उस परिवर्तन को नियोजित रूप से हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि हमारे बिहार सरकार के द्वारा कि पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण, नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया, तो वो नियोजित रूप से महिला सशक्तिकरण को सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया गया। इसलिए महिलाओं में विद्रोह नहीं हुआ, उस तरह का आंदोलन नहीं हुआ, ताकि वो नियोजित करके लागू कर दिया गया पहले।
इस जानकारी के द्वारा प्रजातीय प्रश्नों को हल करने तथा अंतर सांस्कृतिक संबंध, एक अच्छा टर्म है कि दो संस्कृति वाले समाज के बीच भी संबंध होता है कि मान लीजिए धर्म के आधार पर दो तरह का समाज एक जगह रह रहा है, या आर्थिक आधार पर दो तरह का समाज है, या कई वर्ग के आधार पर समाज है, तो उनके बीच रिलेशनशिप जो है सही रहना चाहिए, नहीं तो दोनों में विद्रोह होने लगेगा, अराजकता होगा। तो इसको हम इस विषय के द्वारा समझ के उस सामाजिक संबंध को दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। औद्योगिक विकास के संबंध में, नगरीकरण के संबंध में, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में ये विषय जो है काफ़ी रोल करता है मानव शास्त्र। तो इसका जो रोल जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है विभिन्न प्रकार के समस्या को सुलझाने में, उसी को हम व्यवहारिक मानव शास्त्र के रूप में जानते हैं। और समझ गए ना। अब इसका क्षेत्र को देखा जाए कि मतलब ये जो विषय है व्यवहारिक मानव शास्त्र, वो किस किस एरिया को कवर करता है, इसका अध्ययन का विषय जो है वो क्या क्या है। तो इसका हम ऐतिहासिक लेंगे कि 1921 ईस्वी में अफ्रीका के तट पर जो है अशांति जनजाति निवास करता था, उसमें विद्रोह हो गया। अब उस विद्रोह को दबाने के लिए प्रशासन के द्वारा जो है प्रयास किया गया। अब उसके लिए उस जनजाति का स्टडी किया गया कि क्यों विद्रोह किया ये, और तब स्टडी करके उसका निराकरण किया गया और उसमें सफलता प्राप्त हुआ। इसलिए मानव शास्त्रीय ज्ञान, चूँकि ये आदि समाज का अध्ययन करता है, उसका रीति रिवाज का अध्ययन करता है, करके उस विद्रोह को जो है शांत करने में, निराकरण करने में भूमिका निभाया। तो उसी समय से मानव शास्त्र का व्यवहारिक जो है प्रयोग शुरू हो गया। शुरुआत में जो इसका इतिहास हम लेंगे कि धर्म प्रचारक ईसाई मिशनरी मेनली पूरे दुनिया में जनजातीय क्षेत्र में घूमते थे अपने धर्म को प्रचार करने के लिए। व्यापारी वर्ग जो है साहूकार वो गांव-गांव तक जाते थे व्यापार करने के लिए, और प्रशासक जो है वो जगह जगह प्रशासन के लिए अपने सिपाहियों को भेजते थे। इस कारण जो है वो जनजातीय का रीति रिवाज का अध्ययन करते थे और उसी के अनुसार वो अपने मिशन में पूरा सुलभ होते थे। 1928 में फ्रांज बोआस का एक पुस्तक आया था, एंथ्रोपोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ। उसमें उन्होंने व्यवहारिक मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक चर्चा किया था कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया, यानी वंश का जो अनुक्रम है, और प्रजाति जो है, शिक्षा, ये सब ऐसा मुद्दा है जो मानव के रीति रिवाज व्यवहार को नियंत्रित करता है। यानी जो हेरिडिटी है या फिर एजुकेशन है या फिर रीति रिवाज है, उसका सामाजिक समस्या या अन्य सब चीज़ से संबंध है। ये फ्रांज बोआस ने कहा था। उसी प्रकार मेलिनोवस्की ने सांस्कृतिक के सैद्धांतिक अवधारणा पर ज़्यादा बल दिया था। उसने रेमंड फर्थ ने मानव शास्त्री को एक सोशल इंजीनियर के रूप में देखा था, और कुलखॉन ने मानव शास्त्री को एक सामाजिक डॉक्टर के रूप में प्रदूष किया था। अब इसकी क्षेत्र की व्यापकता काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ये आदि समाज के बारे में भी जानकारी लेके उसके समस्या का समाधान करता है, औद्योगिक समाज या वर्तमान समाज या जटिल समाज के बारे में भी अध्ययन करके समस्या का समाधान करता है, ग्रामीण पुनर्निर्माण में, ग्रामीण विकास में, प्रजातिवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, जितना भी वाद है सब ले लेंगे तो उसमें यह भूमिका निभाता है। सरकारी योजना के निर्माण, नीति निर्माण, विकास कार्यक्रम में ये भूमिका निभाता है। यानी इसका क्षेत्र जो है काफ़ी व्यापक है। अब हम लोग ये देखें, प्रश्न जो होगा कि व्यवहारिक मानव शास्त्र से क्या समझते हैं का मतलब अर्थ और परिभाषा देंगे। थोड़ा सा इसके क्षेत्र को लिखें तो क्षेत्र लिखेंगे, इसको हम बढ़ते जाएंगे, या क्षेत्र के बदले पूछेगा कि इसकी उपयोगिता की चर्चा करें, या कहेगा कि मानव जीवन में व्यवहारिक मानव शास्त्र कहाँ तक उपयोगी है। कभी कभी पूछ देता है ये कृषक समाजों में व्यवहारिक मानव शास्त्र कहाँ उपयोगी है, कभी कहेगा जनजातीय समाजों में। तो आपको अपना पैटर्न ले लेना है। अब व्यवहारिक मानव शास्त्र की उपयोगिता में हम कुछ पॉइंट दिए हैं, तो वन बाय वन हम इसका बोल देते हैं। पहला है प्रशासन के क्षेत्र में, तो खाली सुनते जाइए, सब आपका क्लियर हो जाएगा। प्रशासन कहने का मतलब जब अंग्रेज प्रशासन शुरू किया, औपनिवेशिक प्रशासन बोलते हैं, तो प्रॉब्लम होने लगा उसको। अफ्रीका में जगह जगह जनजाति था, तो उस लॉ को जो है जनजाति नहीं मानता था।
कारण था कि उसका जो रीति रिवाज है उसके अनुसार नहीं होता था कानून उसका। जैसे अफ्रीका के एक जनजाति में यह प्रथा थी कि किसी वयस्क नवयुवक का विवाह तभी होगा जब वो मुखिया को कोई नरमुंड ला के दिखा दे। नरमुंड समझ रहे हैं ना, ला के दिखा देगा तो वो एलिजिबल हो गया। अब मुखिया जो है अनाउंस करेगा कि एलिजिबल है, इसका विवाह होना चाहिए, गांव में प्रचार कर दिया। लेकिन अंग्रेज का शासन था तो वो मर्डर केस कर देता था, हत्या का केस। अब उसको पकड़ने का प्रयास करता था, सजा देने का। तो अब मान लो उसका सेना जाता था तो वो जनजाति विद्रोह कर देता था, और वही 2-4 हज़ार घेर लिया, अपना हथियार से मुठभेड़ हुआ, दोनों तरफ से मरा। तो प्रशासन जो है अंग्रेज क्या किया कि उसका अध्ययन कराना शुरू किया कि इसका क्या उपाय है। तो उसको रिपोर्ट दिया कि उसका रीति है ये, और उसको रीति में अचानक बदलाव कीजिएगा तो विद्रोह कर देगा। तो अंग्रेज मानव शास्त्री को लगा दिया कि भाई मुखिया को कन्विंस करो कि नरमुंड के बदले सुअर मुंड ही लावे तो उसको एलिजिबल मान लिया जाए। अब कुछ दिन मुखिया कन्विंस हुआ, तब जाके वो अनाउंसमेंट किया अपने क्षेत्र में कि जो सुपर नेचुरल पावर है वो हमको सपना दिया, जो भी अपना विधि से बोला हो कि आज से जो नरमुंड लाएगा उस एलिजिबल होगा। तो मानव हत्या का प्रथा बंद हो गया, नरमुंड चलने लगा। उसी प्रकार से मालेर पहाड़िया जो साहेबगंज झारखंड में स्थित है, जनजाति मालेर पहाड़िया जनजाति विद्रोह किया अंग्रेज के साथ। कारण था वो टैक्स देने से मना कर दिया। अंग्रेज का नियम था कि वो टैक्स लेगा, लेकिन जनजाति का विचार था कि जो पहाड़ है, धरती है, वो माता है, और उसके एवज में हम टैक्स नहीं देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अलग बात है। विद्रोह हुआ। अब मुखिया को कन्विंस किया गया कि अंग्रेज तो टैक्स लेगा ही, आप उसको धर्म के नाम पर ले लीजिए और उसी से अंग्रेज को दे दीजिए। मुखिया वही किया, नहीं तो सबको मार देगा। तो अब मुखिया कन्विंस करके उससे टैक्सेशन का काम किया। मतलब मानव शास्त्री का यहाँ रोल हो गया कि हम उस समाज के संस्कृति को डिनाई नहीं कर सकते। तो ये आज़ादी के पहले का बात है। आज़ादी के बाद भी भारत में जब संविधान लागू हुआ तो जनजातीय क्षेत्र के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची विशेष प्रावधान दिया गया। जो जनजातीय बाहुल राज्य है वहाँ पर कई विशेष प्रावधान है, प्रशासन के क्षेत्र में, टैक्सेशन के क्षेत्र में या विकास के क्षेत्र में। तो हम प्रशासन के क्षेत्र में मानव शास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता को देखते हैं कि आज सुचारू रूप से प्रशासन चलाने के लिए किसी समाज का हमको अध्ययन करना जरूरी होता है। उद्योग के क्षेत्र में भी मानव शास्त्र की उपयोगिता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जैसा कि औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में जब रुग्ण उद्योग हो गए थे तो रुग्ण उद्योग का कारण पता लगाने के लिए मानव शास्त्रियों को लगाया गया, जिसे पता हुआ कि मानसिक थकान ही औद्योगिक थकान का कारण है, कि यदि कर्मचारी मानसिक रूप से थके हुए हैं तो उस फैक्ट्री में उत्पादन गिर जाता है। यानी साइकोलॉजी एक मुद्दा हो गया। अब मानसिक थकान दूर करने के लिए उसको इंसेंटिव है या हाउस है या अन्य फैसिलिटी है दिया जाता है, जो आज भी कंपनी ऐसा काम करता है। बस समझ गए ना। प्रजातीय भ्रांतियां दूर करने में एक लंबा बहस है। तो इसका शुरुआत हम द्वितीय विश्व में देखे थे, उसके पहले अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा देखे थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध इसका सबसे विभत्स रूप है कि हिटलर के दिमाग में ये सेट हो गया था कि जर्मनी जो है वो नाजियों का है, यहूदी यहाँ बाहरी रह रहा है, कत्लेआम मचा दिया था। हिटलर के दिमाग में ये बात बैठा था। हिटलर एक बार आर्थर किथ का आर्टिकल पढ़े थे। आर्थर किथ उस समय एक समाजशास्त्री थे। उन्होंने लिखा था कि एक राष्ट्र एक प्रजाति होता है। हिटलर के दिमाग में यही चीज़ बैठ गया था। उसने सोचा कि जर्मनी नाजियों का है, यहूदी यहाँ बाहर से रह रहा है, कत्लेआम कर दिया और पूरा विश्व युद्ध का शकल ले लिया। और जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तब इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि एक राष्ट्र में कई प्रजाति रह सकता है। अब सोच लीजिए, जब करोड़ों आदमी खत्म हो गए, अब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, गणतंत्रात्मक पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन आज भी विश्व के कई देश जो है तानाशाही प्रवृत्ति में चल रहे हैं, लेकिन वो लंबे समय तक का नहीं है। वो निश्चित है कि वहाँ गणतंत्रात्मक होगा। जो फ्यूचर का सोसाइटी है वो गणतंत्रात्मक है और
वर्ग सिस्टम का सोसाइटी होगा, क्लास सिस्टम। और जो पहले कर लिया तो एडवांस है, और जो 18वीं सदी में चल रहा है तो उसको लेट है, वो सेशन लेट है उसका, लेकिन उसी तक पहुंचना पड़ेगा चाहे कोई भी कंट्री हो। तो प्रजाति जो भेदभाव होता है, काला गोरा आज भी होता है, तो उसको हम अध्ययन के द्वारा ही बता सकते हैं कि सभी मानव के पूर्वज जो हैं वो होमोसेपियंस ही हैं, और भौगोलिक वातावरण के प्रभाव के कारण उसके रंग, रूप, कद, लंबाई ये सब में चेंजिंग आ गया है। इसलिए ये जो है भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव है मानव का, इसमें कोई अलग से नहीं है कि वो जनरेशन लो है या हाई जनरेशन है, सभी के पूर्वज होमोसेपियंस थे। अब औषधि शास्त्र में हम इसका प्रयोग करते हैं कि जैसा कि बताए थे कि क्लूखॉन ने मानव शास्त्री को सामाजिक डॉक्टर कहा था, तो अब दो विद्वान हैं, एक हैं रेमंड फर्थ ने कहा कि मानव शास्त्री जो है एक सोशल इंजीनियर है, कि दो समाज है, मान लीजिए दो विभिन्न रीति रिवाज का, संस्कृति का समाज है, दोनों के बीच गैप है, टेंशन रहता है, तो उस गैप में पुल बनाने का काम इंजीनियर करता है। मैंने दोनों समाज को मिक्स कर दिया, आना जाना लगा दिया इंजीनियर के रूप में, यानी सामाजिक टेंशन को दूर कर दिया, सद्भाव बनाने में कामयाब रहा। इसलिए जो एक सफल राजनेता होता है वो एक अच्छा सामाजिक इंजीनियर होता है, कि हम विभिन्न वर्ग के समाज को कैसे एक जगह ले आवें, तो उसका वोट बैंक बढ़ जाता है। सोशल इंजीनियरिंग का एक वर्क है ये। दूसरा कंसेप्ट है कि क्लूखॉन ने कहा कि मानव शास्त्री एक सामाजिक डॉक्टर है, कि एक तो व्यक्ति का रोग होता है, एक सामाजिक रोग होता है। किसी खास समाज में कुछ बर्बर व्यक्ति भी रहते हैं, अलग विचारधारा के व्यक्ति भी रहते हैं, और उस समाज के प्रभाव के कारण वो उस तरह के प्रकृति में बदल जाते हैं। तो सामाजिक रोग का कारण जो है समाज होता है, और सामाजिक रोग का इलाज जो है एक सामाजिक डॉक्टर मानव शास्त्री के रूप में करता है। यानी सरकार का पॉलिसी में जो सजेशन देता है मानव शास्त्री, वो एज ए सामाजिक डॉक्टर के रूप में देता है। बात समझ गए? उसी तरह से ग्रामीण विकास में देख लें, युद्ध के क्षेत्र में देख लें, अपराध के निराकरण में देख लें, पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण में देख लें, जनजातीय समस्याओं के समाधान में देख लें, अन्य क्षेत्र में जातिवाद, प्रजातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जितना वाद है सब लगा दो, सभी भेदभाव को मिटाने में मानव शास्त्र का अहम भूमिका है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारिक मानव शास्त्र मानव शास्त्रीय अध्ययन ज्ञान का अनुप्रयोग सामाजिक समस्या या मानवीय समस्या कहें तो सब समस्या आ जाएगा, मानवीय समस्याओं के निराकरण में करना है। क्वेश्चन का नेचर होगा कि व्यवहारिक मानव शास्त्र से क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता की चर्चा करें। लिख के रखिएगा अपना, फिर अगले क्लास में जारी रहेगा। जय हिंद।